नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक ऐसी शख्सियत की कुंडली को लेकर के जिसको लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं, तो कोई उन्हें राजनीति का जादूगर भी कहते हैं, कोई उन्हें गरीबों का मसीहा, तो कोई उन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। अब तक तो आप भी जान गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी की कुंडली के बारे में। मित्रों, अगर पूरे देश से 10 प्रमुख राजनेताओं को लिया जाए जिनकी कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा हो, तो आदरणीय अशोक गहलोत जी की कुंडली उन 10 प्रमुख राजनेताओं की कुंडलियों में से टॉप 5 में होगी। यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम उनकी कुंडली ड्रॉ करते हैं। जैसा कि उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है, तो पहले मैं लग्न में मिथुन राशि अंकित कर देता हूँ। उसके बाद में क्रम से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2। इस पूरी कुंडली के 12 भावों में 12 राशियां मैंने स्थित कर दी है। अब इस कुंडली में ग्रहों की पोजीशन सेट करते हैं। ग्रहों की पोजीशन जिस समय माननीय अशोक गहलोत जी का जन्म हुआ था, उस समय गोचर में जो ग्रह जिस राशि में थे, उस राशि में हम वो ग्रह बिठाते हैं। यहाँ 4th हाउस में शनि, 10th हाउस में बृहस्पति और चंद्रमा, गुरु या चंद्रमा कुछ भी बोल दीजिएगा। 9th हाउस में राहु, 11th हाउस में सूर्य, बुध और मंगल, और 12th हाउस में शुक्र। इस तरह से आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये नवमा प्लेनेट केतु। राहु इधर है तो सप्तम स्थान में केतु आएंगे। तो दोस्तों, ये बन चुकी है कुंडली आदरणीय अशोक गहलोत जी की। अब हम इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं लग्न से। जैसा कि इनका लग्न मिथुन है। मिथुन का मतलब होता है राजा का बेटा, यानी जिसमें जन्म से ही राजा जैसे गुण मौजूद हों। और दूसरी बात, चूंकि मिथुन लग्न इसका मालिक बुध होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है, तो ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है और मिलनसार व्यक्तित्व का होता है, तथा हमेशा अपनी राह खुद ही तय करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। और हर बाधा को पार पाने में ऐसे व्यक्ति जो मिथुन लग्न के होते हैं वो पूरी तरह से सक्षम और सामर्थ्यवान होते हैं। और मिथुन लग्न की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा जातक विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, क्योंकि इस लग्न का मालिक ही बुध है। तो मित्रों, ये था लग्न के बारे में जानकारी। अब हम इस कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले संक्षिप्त में हम इन सारे 12 भाव के बारे में जान लेते हैं। आइए, पहला भाव। आपको यहाँ पता चलेगा कि जो मैंने ये बात कही है कि ये कुंडली देश के 10 प्रमुख राजनेताओं की कुंडली में से भी टॉप 5 में है, तो वो कैसे है, वो राजयोग में भी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कुंडली के 12 भावों की विवेचना कर लेते हैं संक्षिप्त में। देखिएगा, ये पहला घर है लग्न का, यानी शरीर का, लग्न का, उनके स्वास्थ्य का। ये पहला घर उसको रिप्रेजेंट करता है। इस घर के जो लॉर्ड हैं, यानी लग्न के लॉर्ड लग्नेश, वो बैठे हैं 11th हाउस में। यहाँ पर बुध 11th हाउस सुख का होता है, आय का होता है। तो जब लग्नेश
किसी अच्छी स्थिति में हैं तो इसका मतलब हो गया कि इस कुंडली में लग्नेश पावर पोजीशन में है, पावरफुल पोजीशन में। अब हम बात करते हैं, संक्षिप्त में ही हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा हम राजयोगों के बारे में करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे हाउस की, सेकंड हाउस की। ये फर्स्ट हाउस था, अब ये सेकंड हाउस। सेकंड हाउस धन स्थान होता है, धन का स्थान होता है। यहाँ 4 नंबर का मतलब कर्क राशि है, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी आप देखिएगा 10th हाउस में राज वाले स्थान में बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा से कौन सा राजयोग बन रहा है वो हम राजयोग के वक्त चर्चा करेंगे। यहाँ देखिएगा कि धन के मालिक धनेश 10th हाउस में बृहस्पति के साथ युति बनाकर बैठे हैं, इसका मतलब सेकंड हाउस भी पावरफुल है, सेकंड हाउस भी शुभ है। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, अपने भाई बहनों का, सहोदर का। जिस उदर से जिस जातक का जन्म होता है उसी उदर से जो उनके भाई और बहनों का जन्म होता है उसके बारे में ये 30 का रिप्रेजेंट करता है। यहाँ 30 घर में 5 नंबर यानी सिंह राशि है और सिंह राशि का लॉर्ड होता है सूरज। अब आप देखिएगा सूर्य यहाँ 11th हाउस में है और 1 नंबर यानी मेष की राशि में, और मेष की राशि में सूरज उच्च के होते हैं, तो ये थर्ड हाउस भी टॉप हो गया, पराक्रम भी सर्वोत्तम हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस होता है मदर का, जमीन जायदाद का, भूमि भवन जो भी हम बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर का मतलब हुआ कन्या राशि। कन्या राशि का मालिक भी बुध होता है, जैसा कि मिथुन राशि के मालिक बुध होते हैं वैसे कन्या राशि के भी मालिक बुध ही होते हैं। तो यहाँ इस फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं चतुर्थेश वो भी बैठे हुए हैं 11th हाउस में, ठीक है ना। जैसे लग्नेश 11th हाउस में वैसे वैसे फोर्थ हाउस के चतुर्थेश भी 11th हाउस में बैठे। और 11th हाउस होता है सुख का, सुख वाली जगह पे बैठे हैं, आय वाली जगह पे बैठे हैं, यानी ये फोर्थ हाउस भी बेहतर हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन का, बुद्धि का और संतान का। यहाँ देखिएगा 7 का मतलब होता है तुला, तुला राशि का मालिक होता है शुक्र। यहाँ देखिएगा इस से फिफ्थ हाउस के यानी पंचमेश कहाँ बैठे हुए हैं 12th हाउस में, अपने ही घर में। यहाँ फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड शुक्र बनते हैं वो वृषभ राशि के लॉर्ड भी शुक्र हैं और तुला राशि के लॉर्ड भी शुक्र हैं। तो यहाँ फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अपने ही घर में 12th हाउस में बैठे हुए हैं। ये घर भी टॉप हो गया, फिफ्थ हाउस भी, यानी ऐसे जातक की बुद्धि अच्छी होगी, ऐसे जातक की विद्या अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, ऐसे जातक की संतान अच्छी होगी। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस होता है कुंडली के अंदर अपमान का, अपयश का, अपकीर्ति का, जेल जाने के योग, ऋण रोग, कर्जे इत्यादि जो चीजें होती वो 6th हाउस से देखी जाती है। अब आप देखिएगा 6th हाउस में 8 यानी वृश्चिक राशि है और इस राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल। और यहाँ देखिएगा 6th हाउस के यानी षष्ठेश कहाँ बैठे हुए हैं 11th हाउस में, अपने ही राशि में, मेष राशि में। यानी ऐसे जातक को जिंदगी में कभी भी अपमान, अपयश या अपकीर्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। कभी भी ऐसे जातक पर ऋण रोग, कर्ज का संकट कभी नहीं आता। यानी ये 6th हाउस भी टॉप पोजीशन पर है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस पर। 7th हाउस पत्नी का होता है। इसको कई बार हम राजयोग के मामले में या व्यापार के मामले में भी देखते हैं, कहते हैं वस्तुतः ये पत्नी का होता, भार्या का होता। अब आप देखिएगा 7th हाउस में है 9 नंबर। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि और धनु राशि के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति यानी गुरु। अब देखिएगा सप्तमेश कहाँ बैठे हुए हैं 10th हाउस में, कर्म स्थान के अंदर और अपनी ही राशि में। आप ताजुब करेंगे कुंडली है या कोई चमत्कार है। इस 10th हाउस में जो 12 नंबर मीन राशि है उस मीन राशि में बृहस्पति विराजमान है और इस तरह से सप्तमेश भी कर्म स्थान के अंदर। हालांकि ये कर्म स्थान के साथ साथ में राजयोग का घर होता है। जितने भी बड़े अफसर IAS, IPS या जितने भी बड़े राजनेता होते हैं, CM, गवर्नर, PM, प्रेसिडेंट, वो सारे के सारे इस 10th हाउस से देखे जाते हैं। वैसे तो और भी हाउसेज की उसके बारे में जिक्र किया जाता है, मगर विशेष रूप से 10th हाउस को देखा जाता है क्योंकि ये कर्म स्थान है, ये राजयोग का स्थान है। तो यहाँ सप्तमेश इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड कर्म स्थान के अंदर अपनी ही राशि में विराजमान है। यानी सप्तम स्थान भी सर्वश्रेष्ठ हो गया, ये भी पावरफुल हो गया। अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान में देखिएगा आप, ये अष्टम स्थान होता है आयु का। यहाँ आप देखिएगा यहाँ 10 नंबर है। 10 नंबर का मतलब हो गया मकर राशि और मकर राशि का लॉर्ड होता है शनि। यहाँ देखिएगा इसके जो अष्टमेश हैं वो बैठे हुए केंद्र के अंदर 4th हाउस में और इस शनि पर दृष्टि है गुरु की।
सप्तम दृष्टि होती है हर प्लेनेट की पूरी दृष्टि पूर्ण दृष्टि में। तो बृहस्पति यहाँ इनको देख रहे हैं, या यूँ कहिएगा कि शनि जी, शनि महाराज भी यहाँ पर बृहस्पति को या 10th हाउस को देख रहे हैं कर रहे हैं। तो ये जो 8th हाउस है वो भी पावरफुल हो गया, यानी ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त में ही चर्चा हो रही है, राजयोग की हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 9th हाउस की। 9th हाउस होता भाग्य का, भाग्य का स्थान होता है। और आप देखिएगा यहाँ पर 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि का लॉर्ड भी शनि होता है, मकर राशि का और कुंभ राशि दोनों का लॉर्ड शनि होते हैं। तो यहाँ शनि महाराज विराजमान है, वही जैसी मैंने अभी चर्चा की थी, केंद्र में है और इन पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि है, यानी ये ऐसे जातक का भाग्य भी प्रबल है। और इस भाग्य वाले स्थान में अगर राहु विराजमान हो जाए, मैं आगे चर्चा करूंगा राहु का क्या फल है, तो राहु भाग्य स्थान में हो जाए, भाग्य स्थान में, और सुख वाले और आय वाले स्थान में अगर क्रूर ग्रह या पापी ग्रह आ जाएं तो वो उस जातक का भाग्य और सुख चरमोत्कर्ष स्थिति में ला देते हैं, यानी कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ राहु की पोजीशन इस घर में होना भी बहुत उत्तम स्थिति बना रहा है। वहीं इस घर के जो लॉर्ड हैं वो शनि बृहस्पति से दृष्टि संबंध बना करके अच्छी पोजीशन पर है, यानी ऐसे जातक का भाग्य भी प्रबल है, मजबूत भाग्य वाला व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति। अब बात करते हैं हम 10वें स्थान पर, कर्म स्थान पर। सारी कुंडली का खेल इस 10वें स्थान पर भी होता है। यहाँ ये कर्म स्थान भी है और जो भी राजयोग देखा जाता है वो विशेष रूप से इस स्थान को देखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा इस स्थान में 12 नंबर है, 12 नंबर का मतलब हो गया मीन राशि, और मीन राशि का लॉर्ड होता है बृहस्पति या गुरु, और वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में। तो ये 10th हाउस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब हम बढ़ते हैं 11वें हाउस में। ये 11th हाउस होता है सुख स्थान, आय का स्थान। यहाँ देखिएगा 1 नंबर है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि का लॉर्ड है मंगल। यहाँ मंगल अपने ही घर में विराजमान है। इसके साथ में इसी हाउस के अंदर सूर्य और बुध भी है। सूर्य और बुध से एक अलग राजयोग बनेगा जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो इस तरह से ये 11th हाउस भी पावरफुल हो गया। अब एक आखिरी हाउस बचा है 12th हाउस, 12वां घर। 12वां घर होता है खर्चों का, व्यय का। यहाँ देखिएगा 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र। यहाँ शुक्र अपने ही घर में विराजमान है। अब आप मुझे बताइएगा, राजयोग की चर्चा करूं उससे पहले आप मुझे बताइएगा इस पूरी कुंडली में 12th हाउस, 12 घर जो हैं, 12 भाव है, उसमें से एक भी भाव कम पावरफुल नहीं है। सारे के सारे भाव एक से बढ़कर एक से अधिक पावरफुल है। यानी ये कुंडली प्रथम दृष्टया किसी भाग्यशाली व्यक्ति की है, विलक्षण प्रतिभा के धनी की व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं इस कुंडली में बनने वाले राजयोगों की। मित्रों, सबसे पहला राजयोग जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सूर्य योग। अब आप देखिएगा 11th हाउस में इस कुंडली में सूरज मेष राशि में है। सूर्य योग कब बनता है? सूर्य और मंगल की युति से, और उसमें भी स्थिति ये हो कि सूर्य और मंगल उच्च के हों या स्वग्रही हो, यानी उनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी वो बलशाली स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। यहाँ देखिएगा सूरज 1 नंबर मेष राशि में है, यानी सूरज उच्च के हो गए, और मंगल अपनी ही राशि में, मेष राशि में, तो स्वग्रही हो गए। तो यहाँ सूर्य और मंगल की युति से जो सूर्य योग बना है वो प्रबल सूर्य योग बन रहा है 11th हाउस में, वो भी सुख स्थान में। यानी जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य योग बनेगा वो व्यक्ति 1000 शत्रुओं का समन करने की ताकत रखता है, यानी उसके जीवन में कोई शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकते। और आप लोगों ने व्यवहार में भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीति में उस शिखर पद पर हैं, उस स्थिति में है कि कोई भी उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि सूर्य पराक्रम का है, तेज का है, और सूर्य एक तरह से उसकी जो ओरा है, ये सूर्य जो योग बन रहा है, इस सूर्य योग की जो ओरा है वो उस जातक को, उस व्यक्ति को सूर्य की तरह तेज वाला, तेजस्वी बना देता। तो यहाँ सबसे पहला राजयोग था जिसकी हमने चर्चा की, वो है सूर्य योग। मित्रों, अब हम बात करते हैं दूसरे राजयोग की। दूसरा राजयोग है भाग्यशाली, महा सौभाग्यशाली राजयोग। उसको भाग्यशाली राजयोग भी बोल सकते हैं या महासौभाग्यशाली राजयोग भी बोलते हैं। इसके लिए मित्रों, अगर 12th हाउस में शुक्र, 12th हाउस या 12th हाउस में शुक्र स्वग्रही हो या उच्च का हो तो ये महासौभाग्यशाली राजयोग बनता है।
और इस कुंडली में भी आप देखेंगे कि हमने भावों के बारे में जो संक्षिप्त चर्चा की थी उसमें भी हमने बताया था कि ये 12th हाउस में शुक्र अपने ही घर में है, अपनी ही राशि में है। तो ये जो योग बना शुक्र की वजह से, अपने ही घर में रहने की वजह से, ये बना महासौभाग्यशाली योग। और मित्रों, ये जिस भी जातक की कुंडली में ऐसा योग बनता है वो व्यक्ति गरीब से गरीब के घर में पैदा होकर के भी, चाहे वो मंत्री पद के मामले में हो, राजनीति के मामले में हो या किसी प्रशासनिक मामले में हो, वो ऐसी जगह पर शिखर पर पहुंचता है। यानी वो राजनीति के शिखर पर पहुंचेगा, प्रशासनिक सेवा में होगा तो वो शिखर पर पहुंचेगा। यानी गरीब से गरीब के घर में पैदा होकर के भी बहुत बड़ा आदमी बनता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर बिजनेस का भी क्षेत्र क्यों नहीं हो। तो ये बन गया महासौभाग्यशाली राजयोग। अब हम तीसरे शुभ योग की बात करते हैं और वो बन रहा है बुधादित्य योग। मित्रों, बुधादित्य जैसा कि नाम है, बुध और आदित्य। यहां देखिएगा, ये बुध है और ये आदित्य है। 11th हाउस कुंडली में ऐसा माना जाता है कि 11th हाउस में जो स्थिति बनती है, अगर शुभ स्थिति बनती है तो उसका फल 1000 गुना मिलता है, और अगर अशुभ स्थिति बनती है तो उसका फल भी 1000 गुना अशुभ मिलता है। यहां देखिएगा, 11th हाउस में बुधादित्य योग निर्मित हो रहा है, और केवल बुधादित्य योग ही निर्मित नहीं हो रहा है, यहां बुधादित्य योग बन कैसे रहा है, सूरज उच्च के, और उस बुधादित्य योग के साथ में स्वग्रही मंगल भी है, तो स्थिति और ज्यादा प्रबल हो जाती है बुधादित्य योग की। तो मित्रों, यहां इस कुंडली में 11th हाउस में सुख वाले स्थान में, आय वाले स्थान के अंदर प्रबल बुधादित्य योग स्वराशि के मंगल के साथ बन रहे हैं, और वो भी बुधादित्य योग में सूर्य भगवान यानी उच्च के हैं, सूरज उच्च के हैं मेष राशि में। तो ये प्रबल बुधादित्य राजयोग बना। तो मित्रों, ये था आदरणीय गहलोत साहब की कुंडली में तीसरा राजयोग। अब हम बात करते हैं चौथे राजयोग के बारे में। चौथा राजयोग है गजकेसरी राजयोग। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग गुरु और चंद्रमा की युति, गुरु या चंद्रमा के दृष्टि संबंध, या गुरु और चंद्रमा किसी ऐसे ग्रह में बैठे हो जो जहां से उनके दृष्टि संबंध चाहे पूर्ण दृष्टि से हो रहे हो या किसी और आंशिक दृष्टि से हो रहे हो, तो वो गजकेसरी योग बनता है। लेकिन अगर गुरु और चंद्रमा एक साथ किसी घर में बैठे हों तो पूर्ण गजकेसरी योग बनेगा। और अगर उनमें से गुरु और चंद्रमा में से कोई एक ग्रह या दोनों ग्रह अपनी राशि में हो जाए या उच्च के हो जाए तो वो प्रबल गजकेसरी योग बनता है। यहां देखिएगा, यहां कर्म स्थान के अंदर, जिसको हम राजयोग भी बोलते हैं, उस वाले स्थान के अंदर 10th हाउस में गजकेसरी योग बन रहा, ये गुरु और ये चंद्रमा। और यहां सबसे और प्लस पॉइंट ये है कि गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है। तो यहां जो गजकेसरी योग बन रहा है वो प्रबल गजकेसरी योग बनता है। और जैसा कि गजकेसरी का मतलब ही होता है, गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब शेर, ऐसे व्यक्ति के जो इरादे होते हैं वो हाथी की तरह मजबूत होते हैं, और शेर जंगल का राजा होता है। यानी वो ऐसा जातक हमेशा शेर की तरह रहेगा, यानी जंगल के राजा की तरह रहेगा वो। तो ये गजकेसरी योग भी बन रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की कुंडली के 10th हाउस में, और प्रबल गजकेसरी राजयोग बन रहा है। अब हम बात करते हैं मित्रों विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग अगर किसी भी ऐसे 3 हाउसेस, कौन से 3 हाउसेस, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में से किसी भी एक घर में कोई भी प्लेनेट उच्च का हो, स्वग्रही हो, तो वो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहां देखिएगा, 6th में नहीं है, 8th में नहीं है, लेकिन 12th के अंदर जो प्लेनेट यहाँ विनस या तो शुक्र विराजमान है वो अपने ही घर में है। तो ये स्थिति विपरीत राजयोग कहलाती है। और विपरीत राजयोग वाला व्यक्ति परम सुखी होता है और राजनीति के शिखर पर पहुंचता है। तो ये हो गया 5वां विपरीत राजयोग। वैसे तो मित्रों इस कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, अगर हम उन सब की चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपसे इस कुंडली की विवेचना के मामले में, जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि ये कुंडली देश के 10 प्रमुख राजनेताओं की कुंडलियों में भी टॉप 5 में शुमार होती है, तो मैं जहां तक समझता हूं
कि जो मैंने कुंडली की विवेचना की है उसके बाद आप लोग भी मेरी उस बात से सहमत होंगे कि वाकई ये कुंडली एक विलक्षण प्रतिभा के धनी वाले राजनेता की कुंडली है। और ये व्यक्ति निश्चित रूप से, ऐसा जातक निश्चित रूप से जब भी अच्छे ग्रहों की दशाएं या जो अच्छे राजयोग बने उनकी दशाएं जब आएगी तो वो देश की राजनीति के शिखर पर पहुंचेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं माननीय गहलोत साहब को इस समय चलने वाली महादशा के बारे में। जैसा कि नवंबर 2019 में इनको मंगल की दशा पूरी हो चुकी है और मंगल की दशा में ही रहते हुए इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद को शोभायमान किया और अभी हाल ही में जो इनका ये 3rd टेन्योर है वो भी मंगल की दशा में ही इन्हें मिला था। लेकिन अभी नवंबर 2019 में ये मंगल की दशा पूरी हो चुकी है और इस समय इनको राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा राजनीति के रूप में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन राहु का अंतर राजनीतिक रूप से थोड़ा सा चिंताग्रस्त बनाता है। तो चूंकि इस समय जो इनको राहु का अंतर चल रहा है वो निश्चित रूप से राजनीतिक चिंताग्रस्त का विषय जरूर है। और जैसा कि हमें व्यवहार में देखने में भी आया है कि पिछले वर्ष 2020 में जो जिस तरह से थोड़ी सी राजनीतिक उठापटक हुई थी वो इस ओर भी संकेत करती है। लेकिन ये जो राहु का अंतर है उसमें प्रत्यंतर बुध का मई 2021 को खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय मई 2021 से माननीय गहलोत साहब को जो किसी भी तरह की राजनीतिक चिंता वाली बात है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फिर इनको इस पूरे टेन्योर में जो ये इनका 3rd माननीय मुख्यमंत्री पद का जो कार्यकाल है वो बिना किसी राजनीतिक उठापटक के निर्बाध रूप से चलता रहेगा। मित्रों, इसमें एक और बात गौर करने वाली है कि राहु में बृहस्पति की दशा नवंबर 2022 से आ रही है, यानी नवंबर 2022 से राहु में गुरु यानी राहु में बृहस्पति की दशा आएगी। राहु भाग्य स्थान में विराजमान है और सबसे बड़ी बात यहां देखिएगा कि राहु 1, 2, 3, 4 और 5 यहां लग्न को भी देख रहे हैं और मिथुन में राहु को उच्च का माना गया। तो यहां लग्न को देखना राहु का ये और शुभ स्थिति बनाता है। और चूंकि राहु में बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति अपने ही घर में कर्म स्थान के अंदर है, राजयोग वाले स्थान में है और वो भी चंद्रमा के साथ है। तो निश्चित रूप से राहु में बृहस्पति की दशा जो नवंबर 2022 से लगेगी वो इनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा होगी राजनीति को लेकर के। और उसके बाद में 2037 तक ये राहु की दशा निरंतर चलती रहेगी। तो मित्रों, ये था आदरणीय अशोक गहलोत जी की कुंडली की विवेचना। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि ये कुंडली देश के 10 प्रमुख राजनेताओं की कुंडलियों में से टॉप 5 में आने वाली है। क्यों आने वाली है इसकी विवेचना आप लोगों ने अभी इस वीडियो में समझा। सारे 12th हाउस के बारे में जाना, कितने पावरफुल हैं, राज्यों के बारे में जाना। और अगर कुंडली इतनी पावरफुल नहीं होती तो आप भी जानते हैं कि आदरणीय गहलोत साहब 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे माननीय इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में। उसके बाद में राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में भी आपको केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ था। और उसके बाद में आदरणीय नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमंडल में भी आप केंद्रीय मंत्री बने थे। और 4 बार हमारे स्टेट के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे थे अपनी पार्टी के। और तीसरी बार यानी 3 बार मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य हासिल हुआ। तो ये ऐसे ही नहीं मिलता सौभाग्य, ये उसी को मिलता है जिसकी कुंडली में प्रबल राजयोग हो। तो मित्रों, ये थी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी की कुंडली की विवेचना। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शख्सियत की कुंडली को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।